हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले अपने यूनिट नंबर 2 को जीएसटी के अंदर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यूनिट नंबर 1 में हमने 3 चैप्टर्स करते हैं मैम, कौन कौन से। एक तो बेटा जीएसटी का इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है जी। उसका चैप्टर नंबर 2 हमने किया था जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के सारे कंसेप्ट। चैप्टर नंबर 3 में हमने करे थे एग्जाम्पशंस, ठीक है जी। क्या तीनों चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर है? क्या तीनों चैप्टर आपको टिप्स पे आ गए? बिल्कुल आ गए। चलो अब हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 पे। जो मेरी यूनिट 2 है वो बेटा रिलेट करती है सप्लाई से, कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई ही क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। ये सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे चैप्टर हम करेंगे आपको समझ में आने लग जाएंगी। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे, सप्लाई अंडर जीएसटी। अब सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट के पास ये सवाल आया कि आप जीएसटी चार्ज कब करोगे। उन्होंने कहा देखो, कोई भी चीज़ चार्ज होने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी अराइज होने के लिए, सबसे द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज एक टैक्सेबल इवेंट होना चाहिए। टैक्सेबल इवेंट क्या है बेटा? ये वो इवेंट है, एक ऐसी घटना है, आप समझ रहे हो। टैक्सेबल इवेंट एक ऐसी घटना है, अगर वो घटना हो गई तो आपको टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब तक आपका टैक्सेबल इवेंट अक्कर नहीं होता, जब तक कि टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। बेटा इन नटशेल अगर मैं आपको समझाऊं कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, टैक्सेबल इवेंट वो सर्कमस्टांस है, वो इवेंट है, वो घटना है। अगर वो अराइज हुई तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी, अगर वो अराइज नहीं होगी तो तब तक आपको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? बैठे बैठे तो जीएसटी लगेगा नहीं, ऐसा हम क्या करें? टैक्सेबल इवेंट क्या है, क्या ऐसा करें जिससे जीएसटी अट्रैक्ट होगा? तो उन्होंने कहा कि जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। कि अगर आप सामान लेकर आ गया, बैठे हुए हो, देख रहे हो, उसको घूर रहे हो, कुछ नहीं जीएसटी लगने वाला जब तक आप उस सामान की या फिर गुड या सर्विस की सप्लाई ना करो। देखो, टैक्सेबल इवेंट एक वो इवेंट है जिसके अक्रेंस से, जिसकी हैपनिंग से टैक्स का इम्पोजिशन ट्रिगर होता है, टैक्स लगना नक्की है। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स अराइजेस ओनली आफ्टर द अक्रेंस ऑफ टैक्सेबल इवेंट। टैक्स कब लगेगा? जब तक आपका टैक्सेबल इवेंट अक्कर नहीं होता। अब जीएसटी से पहले क्या सिनेरियो था वो समझो। जब भी सामान आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रॉ मटेरियल आए, प्रोसेसिंग के अंदर डाल दिया, सामान की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग होकर सामान का फिनिश गुड बन गया, जब फिनिश गुड बन गया तो बेटा आपको उसी सामान के ऊपर वैट और सीएसटी पे करना होता है, डिपेंडिंग कि आप इंट्रास्टेट करो या इंटरस्टेट करो। अगर मैम वो गुड्स नहीं है, सर्विस है, तो सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स पे करना होता है। तो आप देखो, एक ही चीज के ऊपर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेबल इवेंट था। यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज टैक्स कब लग रहा है मैम? इसके लिए टैक्सेबल इवेंट है मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चर करेगा तो ये टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे वैट कब लगेगा? सेल करेगा तो ये वाला टैक्स पे करना पड़ेगा। पर जीएसटी किस मोटिव से आया? जीएसटी मोटिव से आया मैम वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी किस मोटिव से आया मैम? एक नेशन के अंदर एक ही टैक्स लगेगा, तो वो जो टैक्स लगेगा वो कब लगेगा वो बताएगा उसका टैक्सेबल इवेंट। और टैक्सेबल इवेंट ने क्या कहा कि जीएसटी में टैक्स एक ही बार लगेगा, जब मैं उस सामान की क्या करूंगी? सप्लाई। इसको जीएसटी इज चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, दोनों पे भी लगता है, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इस चीज़ को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड क्यों किया? क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है मैम, दारू शराब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है वो अभी जीएसटी के एम्बिट से बाहर है, उस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है जी। देयरफॉर जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है, जिस इवेंट की अकरिंग से टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है, वो क्या है बेटा? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ। जब मैं गुड्स की या सर्विस की सप्लाई करूंगी तभी मेरा टैक्सेबल इवेंट जो है वो अट्रैक्ट होगा, जीएसटी मुझे पे करने की रिक्वायरमेंट है। ये बात क्लियर होगी? चलो आगे। अब बेटा हम समझेंगे फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई कितने तरीकों से हो सकती है मैम? सप्लाई गुड्स की हो सकती है, सप्लाई सर्विस की हो सकती है, सप्लाई गुड्स और सर्विस दोनों की हो सकती है, कि एक ही ट्रांजेक्शन के अंदर गुड्स भी जा रहे हैं, सर्विस भी जा रही है। सबसे ईजी, मोस्ट ईजी, बोथ वाला समझो मैम। ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ भाई? आज मेरा मकान था, मैंने सोचा है काम करती हूँ, बिल्डर को पकड़ती हूँ, बिल्डर को मैंने पूरा का पूरा क्या होता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठेका दे दिया कि आप मेरा मकान बनाओ। अब उसके अंदर बेटा जो वो सीमेंट लगा रहा है, ब्रिक्स लगा रहा है, वो गुड्स है। जो वो दिहाड़ी मजदूर जो लेकर आते हैं, दिहाड़ी के ऊपर लेबर्स को लेकर आ रहा है, वो क्या है? सर्विस है। तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स भी इंक्लूड है, सर्विस भी इंक्लूड है। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिकॉज मैम बोथ की कैटेगरी में वो आ गया। मैम सिमिलरली अगर मेरी शादी है, ठीक है जी, या फिर मुझे किसी की शादी में जाना है, तो क्या करते हैं? वो केटरिंग वालों को पकड़ते हैं। अब केटरिंग वाले क्या करते हैं या फिर रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं? आपको खाना भी दे रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हैं, और आपको सर्विस भी दे रहे हैं, खाना सर्व भी करके दे रहे हैं, वेटर वाला सर्विस भी दे रहे हैं। तो बेसिकली एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई होती है, तो बेटा वो बोथ के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं गुड्स की। गुड्स कहाँ डिफाइन है? सेक्शन नंबर 2 में। गुड्स क्या कहते हैं? किसको मैं गुड्स मानूं? जीएसटी के हिसाब से गुड्स की डेफिनेशन क्या कहती है? गुड्स क्या है?
गुड्स का सिंपल सा मतलब है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकती हूँ, जो कोई सामान मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकती हूँ, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मेरी गुड्स की डेफिनेशन में आती है। फॉर एग्जांपल मैम, ये मेरा टैबलेट हो गया, मेरा एसी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, आपकी बुक्स, कुछ भी है वो गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ एक चीज़ उन्होंने और इंक्लूड करी, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। अब बेटा एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम, इसको तोड़ के पढ़ो। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अ क्लेम जिसके ऊपर मैं एक्शन ले सकती हूँ, मेरा एक ऐसा क्लेम जिस पे मैं एक्शन ले सकती हूँ। आप समझो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, आराम से समझाती हूँ आपको। बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके का आपका राइट होता है या आपका बेनिफिट होता है जो कि आपको सामने वाले पर्सन से रिसीव होना होता है। आज मैंने आपको पैसे दिए, लोन पे पैसे दिए, आप मेरे पैसे रिटर्न नहीं कर रहे, तो आई हैव अ एक्शनेबल क्लेम अगेंस्ट यू। मेरा क्लेम है कि मैं आपके ऊपर एक्शन लेके वो पैसे अपने वापस रिकवर कर सकती हूँ। ये कौन से सिनेरियो में राइज होता है मैम? जब मुझे सामने वाले पर्सन से या तो मनी रिसीव करनी हो या फिर कोई मेरा बेनिफिट रिसीव करना हो, जो वो मुझे उससे डिप्राइव कर रहा है, वो बेनिफिट या मनी मुझे नहीं दे रहा, तो उस पर्सन के अगेंस्ट में या उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में मैं एक्शन ले सकती हूँ। मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर ये कह सकती हूँ कि भैया मेरा एक क्लेम बनता है, मुझे चाहिए। उस चीज़ को स्पेसिफिकली गुड्स की डेफिनेशन के अंदर क्या कर रखा है बेटा? इंक्लूड कर रखा है। अगर मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो एग्जांपल में क्या है, अगर मान लो किसी सामने वाले पर्सन से, आप ही हो, आपने मुझसे पैसे मांग लिए, अब मेरा फर्ज बनता है या बेसिकली मेरा क्लेम है कि मैं आपसे वो पैसे रिटर्न लूँ, आप मुझे दे नहीं रहे, तो जो भी मैंने आपको लोन दिया अगर वो अनपेड है तो मैं उसके अगेंस्ट में क्लेम कर सकती हूँ, एक्शन ले सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। मैंने आपको रहने के लिए घर दिया, आप इतने निकम्मे हो कि मुझे रेंट ही नहीं दे रहे, तो जो भी मेरा अनपेड रेंट है मैं उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती हूँ। ठीक है जी। मैंने इंश्योरेंस कंपनी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी, उससे इंश्योरेंस कराया, अब मेरा जो क्लेम बनता है इंश्योरेंस का वो आप मुझे नहीं दे रहे, यहाँ पे बेटा जो मेरा बेनिफिट है आप मुझे उससे डिप्राइव कर रहे हो, तो मैं क्या इंश्योरेंस क्लेम के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। और एग्जाम्पल बताओ बेटा, लॉटरी के टिकट्स, बेटिंग, गैमलिंग, मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी है आपसे, मेरी लॉटरी लग गई, मेरे पैसे बनते 1 करोड़ रुपए, आप मुझे नहीं दे रहे, तो क्या मैं इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। ऑल दीज आर एक्शनेबल क्लेम दैट कैन बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये वो आपके सारे राइट्स है या आपकी मनी बेनिफिट्स है जो आपको रिसीव होने थे, सामने वाला पर्सन आपको डिप्राइव कर रहा है, तो ये एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है। अब आगे पढ़ो। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड agreed to be served before और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। देखो मैंने आपको क्या समझाया था, गुड्स की डेफिनेशन में सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है जी। तो मैम एक चीज़ बताओ, जो मेरी खेतों में क्रॉप्स उग रही है, जो मेरी ग्रोइंग क्रॉप्स है, तो मतलब वो तो गुड्स की कैटेगरी में आएगी ही नहीं। इसका मतलब क्योंकि वो तो मूवेबल है ही नहीं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो है अभी, वो तो अभी ज़मीन से जुड़ी हुई है। जैसे कि घास है, कोई ग्रास टाइप आइटम, जैसे कि आप लगा लो स्पिनच वगैरह हो गई, मेथी वगैरह हो गई, तो ये ग्रास टाइप आइटम क्या होती है? एक तरीके से ये तो मेरी ज़मीन से जुड़ी हुई है, जब तक मैं इसको अलग नहीं करूँगी तो ये मूवेबल कंडीशन में नहीं आएंगी। ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, अटैच टू या फिर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, जो मैंने एग्री कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई में मैं आपको निकाल के दूंगी, ठीक है, इसको मैं हटाऊंगी, रिमूव करूंगी ज़मीन से और आपको निकाल के दूंगी। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग शुगर केन सोल्ड टू द फैक्ट्री, तो इनको भी बेटा गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया, क्योंकि क्या था कि गुड्स की डेफिनेशन में उन्होंने ये कहा कि हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो आपकी क्रॉप्स थी, क्रॉप्स तो इस तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी ही नहीं क्योंकि वो तो ज़मीन से जुड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि वो चीज़ें जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं उसको ज़मीन से हटा के रिमूव करके आपको दूंगी, तो वो भी आपकी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आएंगी। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि शुगर केन, अगर गन्ने खड़े हुए हैं फैक्ट्री, मतलब गन्ने खड़े हुए खेत के अंदर, हमने कहा कि फैक्ट्री वालों आपको जितने भी मेरे खेत में गन्ने हैं सारे के सारे हम आपको बेचेंगे, तो वो भी बेटा गुड्स की डेफिनेशन में आएगा। और अगर एक बार गुड्स की डेफिनेशन में आ गया तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड क्या होगा? एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। अब गुड्स के डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इन दो चीज़ों को बाहर निकाल दिया गया। ये दो चीज़ें क्या है? मनी एंड सिक्योरिटीज। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स दिस बट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया गया। सबसे पहला रीजन समझो, मनी। मनी को क्यों निकाला बेटा? मनी एक कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं कंज्यूम करूंगी,
करूँगी या जिसको मैं यूज़ करूँगी। गुड्स क्या होते हैं? वो चीज़ें होती हैं जिसको मैं अपने पीरियड के अंदर कंज्यूम करने वाली हूँ, जिसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। मनी को मैं कंज्यूम नहीं करती, गुड्स की तरह यूज़ नहीं करती। मनी इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मनी किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, पेमेंट किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो रही हो, चाहे वो चेक की फॉर्म में हो रही हो, प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में, बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में, लेटर ऑफ क्रेडिट की फॉर्म में, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टर या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में अगर मेरी ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट हो रही है तो इट इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट करने का वो तरीका है, मीडियम ऑफ पेमेंट है। अगर बेटा एक सिंपल सी बात, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, मैंने मनी को भी गुड्स की कैटेगरी में अगर डिफाइन कर दिया तो क्या होता है। एक एग्जांपल लेके देखो, मैं एक शॉप पे गई, मैंने लैपटॉप परचेज किया, मैंने मैम 50,000 का लैपटॉप परचेज किया, उस पर 18% का जीएसटी लगा, मुझे टोटल पेमेंट करनी है। अब ये जो टोटल पेमेंट है मैं मनी की फॉर्म में कर रही हूँ, मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर मैं इसको भी गुड्स कह देती तो भाई जो मैं पैसे दे रही हूँ उसके ऊपर भी जीएसटी लगता। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन पे लैपटॉप खरीदा उस पर जीएसटी, मनी की पेमेंट करी उस पर जीएसटी, 2 बार जीएसटी चार्ज होता, कंफ्यूजन होती, डबल टैक्सेशन होती। और मनी एक तरीके से कोई गुड्स ही नहीं है यार, मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसलिए कहा कि मनी को हम गुड्स की डेफिनेशन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करते हैं। आज सोचो आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि यार मेरे को एक काम करें, 1000 रुपये पेटीएम करियो, आपने कहा भैया उस पर जीएसटी लग जाएगा, समझ रहे हो, उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा क्योंकि मैं तेरे को अगर पैसे ट्रांसफर करूंगा तो मुझे जीएसटी पे करना है। ऐसा कुछ नहीं है, मनी को गुड्स की डेफिनेशन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि डबल टैक्सेशन हो रही थी, एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 बार टैक्स लग रहा था जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था, समझ रहे हो एक चीज को, और कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तीसरी चीज, मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी कभी गुड्स है ही नहीं। दूसरा सवाल, मैम सिक्योरिटीज़ का क्या? आप सिक्योरिटीज़ को क्यों बाहर निकाला? सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो बेटा? सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या आते हैं मैम? आपके शेयर्स, आपके डिबेंचर्स, आपके बॉन्ड्स, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपके डेरिवेटिव्स, ये सारे आपके सिक्योरिटीज़ के पार्ट है। अब सिक्योरिटी को क्यों निकाला? सिमिलरली सेम रीज़न, सिक्योरिटी एक तरीके से आपकी बेटा ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है। अगर आप शेयर्स में पैसा डाल रहे हो तो वो आपको ओनरशिप दिलाएगा उस कंपनी के अंदर। अगर आप डिबेंचर्स में पैसा डाल रहे हो तो वो एक तरीके से कंपनी का डेब्ट के अंदर दिखाएगा कि कंपनी को पैसा आपको रिटर्न करके देना है, या फिर आपके एक तरीके से इन्वेस्टमेंट राइट्स को दिखाता है। ये जो आप सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हो वो आपके गुड्स के तरीके से कंजम्पशन करने के लिए नहीं है। गुड्स वो है जिसको मैं कंज्यूम करूँ, जिसको मैं गुड्स की तरह यूज करूँ। सिक्योरिटीज के अंदर अगर आप पैसा डाल रहे हो तो आपकी कंजम्पशन करने के लिए नहीं है। आज सिंपल सी चीजें कोशिश करो समझने की बात। मैं एक चेयर खरीद रही हूँ तो चेयर खरीदने का मेरा पर्पस क्या है? मैं उसको यूज करूंगी, मैं उसको यूटिलिटी को कंज्यूम करूंगी। पर अगर मैं शेयर्स खरीद रही हूँ तो वहां पे मेरा पर्पस क्या है? मैम मुझे ओनरशिप राइट चाहिए कंपनी के अंदर, मैं शेयर्स को यूज करके क्या करूंगी? ये एक तरीके के आपके फाइनेंशियल राइट्स को पोजेस करते हैं। अब देखो मैंने शेयर्स खरीदे, अगर मैं इसके ऊपर भी जीएसटी लगा देती तो क्या होता उस ट्रांजैक्शन के ऊपर? मैम शेयर सिक्योरिटीज जब भी आप खरीदने जाते हो तो आप पे एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। सिक्योरिटीज खरीद रही हो तब पहली टैक्स लग रहा है, जीएसटी भी लगा दूंगी उसके ऊपर तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक बोला मनी और सिक्योरिटीज को हम निकालेंगे। इसका सिंपल सा एकमात्र जो रियल रीजन है वो ये है कि इन दोनों को हम गुड्स की तरह कंज्यूम नहीं करते, गुड्स की तरह यूज नहीं करते, इसलिए मनी और सिक्योरिटीज को हम बाहर निकालेंगे। एग्जाम्पल क्या? सिक्योरिटीज की प्लेजिंग। ठीक है जी, अब ये बात हो गई, गुड्स क्लियर है। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स दिस एक्सक्लूड दिस। अब सर्विस क्या है? जैसे आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी मैम, करंट एसेट क्या है? करंट वो एसेट्स होते हैं जो कि नॉन करंट नहीं होते। सिमिलरली सर्विस का केस है। सर्विस कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो गुड्स के अलावा है वो सर्विस है, कोई भी चीज़ जो गुड्स के अलावा है वो सर्विस है। और सिमिलरली सर्विस के अंदर भी 2 चीज़ें इंक्लूड होती है। अगर इंक्लूड, इट इंक्लूड्स व्हाट? सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड फॉर। अगर आपसे अलग से पैसा मांगा गया है फॉर यूज ऑफ मनी और फॉर द कन्वर्जन ऑफ मनी तो उसको मैं सर्विस की कैटेगरी में लेके आऊंगी और उस पर जीएसटी चार्ज करूंगी। क्लियर है? अच्छा समझ में आ गया। यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मुझे मनी को यूज करना है, विच सिंपली मीन्स अलाउइंग समवन टू यूज अ मनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने अपना पैसा आपको दिया कि भैया आप मनी को यूज कर लो। ठीक है जी, अब उसके ब्याज पे बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्विस। समझ में आ गई चीज़ कि उसने आपको मनी दी यूज़ करने के लिए, उसमें जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। अगर लेट सपोज आपने अपनी एफडी के अंदर पैसा डिपॉजिट किया, अब एफडी में जो पैसा आपने डिपॉजिट किया उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आपने अपने फ्रेंड को जो पैसा दिया उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो उसके ऊपर बेटा जीएसटी आएगा। दैट इज यूज़ ऑफ मनी और उसको सर्विस की कैटेगरी हम लेके जाएंगे।
मनी गुड्स नहीं है, पर किसी और पर्सन को आप अपना पैसा दे रहे हो यूज़ करने के लिए, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड अ यूज़ ऑफ मनी। ठीक है जी। लेट सपोज अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने 5 लाख रुपए बैंक से लिए, बैंक ने आपको कहा कि भैया आप मनी को यूज़ कर सकते हो, इन रिटर्न आप बैंक को क्या दोगे, बैंक चार्जेस। आप रिटर्न को उसके लिए क्या दोगे, बैंक चार्जेस दोगे, या फिर बैंक को आप उसको लिए अगेंस्ट में इंटरेस्ट दोगे। तो बेटा जो ये इंटरेस्ट कंसीडरेशन है, अगर कोई सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज करी जा रही है फॉर यूज़ ऑफ मनी, वो 5 लाख रुपए यूज़ करने के लिए आपने सेपरेट कंसीडरेशन इंटरेस्ट को पे किया, तो बेटा इसको हम सर्विस मानेंगे और उसके ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। ठीक है जी। ये जीएसटी के क्राइटेरिया के अंदर आएगी, ये जीएसटी क्राइटेरिया में आएगी। पर एक चीज़ मैंने आपको और समझाई थी, चलो मैं आपको इंटरलिंक करके बताती हूँ। मैंने आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में एक चीज़ बताई थी, एग्जामिशन में करके आया ना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी एडवांस इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवांस ये डिपॉजिट है, मतलब अगर मैंने पैसा यूटिलाइज किया उसके अगेंस्ट में मैं कोई भी इंटरेस्ट पे कर रही हूँ, वो है तो मेरी सर्विस, पर गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम पीरियड उस चीज़ को एग्जम्प्ट कैटेगरी में डाल दिया कि उस पर जीएसटी चार्ज हम नहीं करेंगे। जीएसटी लगता है, पर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अभी के लिए हम उस पर नहीं लेंगे। यहाँ से आपके दोनों के दोनों कंसेप्ट रिलेट हो गए कि मैम यूज़ ऑफ मनी के लिए कोई भी कंसिडरेशन अगर चार्ज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो उस वो सर्विस की कैटेगरी में तो आएगी, पर उस पर एज ऑफ नाउ जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उस चीज़ को एग्जेम्प्ट कर रखा है। अब सेकंड चीज़, कन्वर्जन ऑफ मनी। आप बाहर घूमने जा रहे हो, आपने कहा भैया मेरा पैसा कन्वर्ट कर दो, ज़रा डॉलर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो कन्वर्जन ऑफ मनी के लिए सामने वाले पर्सन ने आपसे कमीशन चार्ज किया है, आपसे ब्रोकरेज चार्ज करिए, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। The expression services include facilitating और arranging transaction in securities, example brokerage। अच्छा, अब यहाँ पे सिक्योरिटीज़ वाली बात है। इस सिक्योरिटीज़ को परचेज करने के लिए आपने किसी ब्रोकर से अपना काम करवाया, ब्रोकर ने आपसे ब्रोकरेज चार्ज करी, तो क्या उस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखो, आप ब्रोकरेज जो पे कर रहे हो वो आप उस पर्सन को पे कर रहे हो, सिक्योरिटी का तो अलग ही पैसा है। उसने कहा सिक्योरिटी 100 रुपये की है, 10 रुपये की मेरी ब्रोकरेज होगी। अब इस 10 रुपये के ऊपर जो 18% का या जो भी पर्सन का जीएसटी लगता है वो लगेगा, बिकॉज इट इज़ कन्वर्जन ऑफ मनी, यूज़ ऑफ मनी, ये आपकी सर्विस की कैटेगरी में आएगा। ये बात क्लियर है? यूज़ ऑफ मनी क्लियर है कि आपको सर्विस की कैटेगरी में आएगा, पर ये चीज़ गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखी है। अगर आप कन्वर्ट करा रहे हो मनी को तो वो सर्विस की कैटेगरी में आएगा और उस पर जीएसटी भी चार्ज होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब बोथ जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और केटरिंग और रेस्टोरेंट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। एक छोटा सा मेरा पॉइंट यहाँ पे रह गया, अगर बेटा कोई रेयर कॉइन्स होते हैं, आपने बहुत बार यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, अगर आपके पास 1 रुपये का ऐसा सिक्का है तो ये सिक्का मुझे दो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, इसको मनी के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। एक्सक्लूड न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, विच मीन्स अगर ओल्ड कॉइन ज़्यादा भाव में हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसको मनी की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, सॉरी उसको गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे और उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, उसके ऊपर हम जीएसटी लगाएंगे। मनी जो है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। होवेवर अगर आप रेयर कॉइन्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसको हम गुड्स की कैटेगरी में लेंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, ये बस मैंने बेटा आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपकी चीज़ों को समझाने की। अगर आपने मेरी बातें सुनी है तो आपको इस एक्सप्लेनेशन का कोई काम नहीं है, बस रीड कर देती हूँ। गुड्स का मतलब हर काइंड ऑफ आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि आप फिजिकली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है। इसके अंदर मनी और सिक्योरिटीज़ नहीं आती क्योंकि ये जो मनी और सिक्योरिटीज़ है डज नॉट इंक्लूड ट्रांजेक्शन करेंसी। ठीक है। और सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक बॉन्ड्स का गुड्स स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है एक्शनेबल क्लेम, जिसका मेरे को लीगल क्लेम है, राइट है मेरे डेब्ट्स के ऊपर, जैसे कि रेंट के एरियाज मुझे रिसीव करने हैं, इंश्योरेंस क्लेम मुझे रिसीव करना है, जो कि मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपना क्लेम एक्शन कर सकती हूँ। उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये कंप्राइजेस क्रॉप दैट आर एक्टिवली ग्रोन ऑन द लैंड। एक ज़मीन पर जो क्रॉप्स उग रही है, नेचुरल वेजिटेशन हो रही है, ग्रासेस वगैरह जो लैंड से जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें अगर मैं चाहती हूँ, इंटेंट करती हूँ कि मैं सप्लाई के अंडर इसको रिमूव करूँगी, सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में इसको रिमूव करके सामने वाले पर्सन को उसकी इसकी सप्लाई करूँगी, तो वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आएंगी। ठीक है। उसके बाद एनीथिंग अदर देन गुड्स, कोई भी चीज़ अगर वो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या बचा? वो सर्विस है। वो सर्विस है। सर्विस के अंदर 2 तरीके की सर्विस स्पेसिफिकली उन्होंने इंक्लूड करी है। वो सर्विस जो कि मनी के यूज़ या कन्वर्जन के रिस्पेक्ट में है, मैंने आपको समझा दिया। और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन मतलब शेयर्स वगैरह मैं खरीद रही हूँ पर किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद रही हूँ, उस ट्रांजैक्शन में मैं ब्रोकरेज पे कर रही हूँ, तो जो ब्रोकरेज है उस पर जीएसटी लगेगा क्योंकि वो सर्विस की कैटेगरी में आएगा। अब जीरोधा है, ये काफ़ी सारे जो मेरे अकाउंट्स होते हैं, ग्रो है, जीरोधा है, ये मुझसे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो उस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी जरूर लगेगा। ठीक है। क्लियर है? एक्सक्लूड गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज, क्योंकि सर्विसेज के अंदर टेंजिबल आइटम्स जैसे कि गुड्स,
करेंसी जैसे कि मनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड्स नहीं आते हैं। अब सारा का सारा कंसेप्ट जब मैं आपको एक फ्लो में करा देती हूँ, आपको सबसे पहली चीज़ ये चेक करनी है कि जो सामने वाला सामान है क्या वो मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर है तो वो गुड्स है। वो अगर वो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या वो मेरी मनी और सिक्योरिटीज़ है, अगर है तो वो मेरा गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वो ना तो मेरा गुड्स है, ना मनी है, ना सिक्योरिटी है, तो क्या है, फिर तो मेरा सर्विस ही बचा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हो, मैम एक बात बताओ, गुड्स सर्विस ये डेफिनेशन क्या मेरे पेपर में पूछी जाती है? बेटा मैं आपको बताती हूँ, आपके रीसेंट पेपर के अंदर 2025 के PYQ में आपसे यही पूछा गया बेटा कि गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन बताओ। बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाता है कि सप्लाई जो है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन करो, तो देयर यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो इसलिए अगर आप ये सोचें कि मैम डेफिनेशन थोड़ी आती है पेपर के अंदर, यू नेवर नो कि कब वो क्या पूछ लें। ठीक है जी, तो अच्छे से कर लेना। उसके बाद चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। सेलिंग कार बेच रहे हो, गुड्स है ऑफकोर्स। सेलिंग ओल्ड कॉइनर्स एंटिक, गुड्स है, मैंने आपको बता ही दिया। पुराने जो सिक्के होते हैं उनको अगर आप हाई वैल्यू पे बेच रहे हो तो गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। मैम लोन इंटरेस्ट, लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, मैम सर्विस की कैटेगरी में आएगा, हाउएवर एग्जेम्प्ट है, हाउएवर एग्जेम्प्ट है। फॉरेक्स एक्सचेंज कमीशन, अगर पैसा चेंज कराना है, कन्वर्जन ऑफ मनी करानी है, सर्विस की कैटेगरी में आएगा। सेलिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स, मैम गुड्स की कैटेगरी में आएगा, बिकॉज थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। ब्रोकरेज ऑन शेयर्स, मैम अगर शेयर्स खरीद रही होती तो भैया गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता ना, सर्विस की डेफिनेशन में आता, पर जो मैं शेयर्स को मैं ब्रोकरेज पे कर रही हूँ वो सर्विस की डेफिनेशन में आएगा। शेयर्स ट्रेडिंग, अगर मैं शेयर्स को ट्रेड कर रही हूँ, सिर्फ शेयर्स खरीद रही हूँ या बेच रही हूँ, तो वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। क्लियर? अब फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो गया, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सप्लाई पे। इंपॉर्टेंट है, ईजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब एक तरीके से बहुत ईजी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बेटा आपका ई वाला पार्ट है। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपका लगा लो थ्योरी क्वेश्चन भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ई वाला पॉइंट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, जो चीज़ें आपकी नहीं आती, देखो हम पढ़ेंगे सब कुछ, पर जो चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछी जाती हम उस पर कम टाइम डिवोट करेंगे, और जो ऐसा है कि भैया हर पेपर में दिखती है उस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहली चीज टाइप्स ऑफ सप्लाई, अलग अलग तरीके की सप्लाई पे बात करेंगे। तो कैसे बाइफरकेटेड है, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के बेसिस पे सप्लाई कैसे है मैम, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, इनवर्ड का मतलब परचेस, आउटवर्ड का मतलब सेल्स, बहुत इजी। ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी, सप्लाई कैसे डिफाइंड है, वन टाइम या कॉन्टिन्यूस, एक बार लिया, लैपटॉप खरीदा, एक बार खरीदा। मैम टेलीफोन की सर्विसेज है, ठीक है जी, मेरे को बेसिकली मैंने पोस्टपेड सर्विस करवा रखी है, मेरी कॉलिंग चलती रहेगी, इंटरनेट पैकेज मिलता रहेगा, कंटिन्यूस सप्लाई। मैम पाइपलाइंस भिजवा रखी है, आजकल बहुत सारे दिल्ली के घरों के अंदर क्या हो रखा है कि उन्होंने गैस की, मतलब जो होते हैं ना इंद्रप्रस्थ लिमिटेड, इसने क्या कर रखा है, अपनी पाइपलाइंस ही लगा रखी है, तो गैस कंटिन्यूस सप्लाई उसकी आती रहती है। सिलेंडर आ रहा है, वन टाइम सप्लाई, गैस ही आ रही है, कंटिन्यूस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी आ ही रही है, कंटिन्यूस सप्लाई। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल, exempt, zero rated. On the basis of geographical location, interstate, intrastate और supply in the territorial waters। मैम टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब क्या होता है, इंडियन ओशन, कहाँ तक, ये इंडिया है, थोड़ी गंदी सी ड्राइंग है, चलो ये जो इसका वाटर बॉडीज है ये इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स है, यहाँ पे भी सप्लाई करोगे तो टाइप्स ऑफ सप्लाई में आएगा। फिर लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ गुड सप्लाइड इन कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, एक साथ, अगर गुड्स एक साथ जा रहे हैं तो हम उसको बाइफरकेट करते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के अंदर। ये सारे बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन के आएगा वो इसके ऊपर आएगा, तो फटाफट से इन चारों को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। डन है, इधर आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट और फ्लो, इनवर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई का मतलब क्या है, हम गुड्स को रिसिप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं गुड्स को, मतलब बेसिकली परचेज हो रही है गुड्स और सर्विस क्या दोनों की भी, वेदर बाय परचेज, चाहे खरीद रहे हैं चाहे एक्वायर कर रहे हैं किसी और तरीके से, विद और विदाउट कंसिडरेशन, पैसों के साथ या फिर बिना पैसों के, विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई भी इनवर्ट सप्लाई हो रही है, रिसिप्ट हो रही है मेरे को गुड्स या सर्विस के, तो वो इनवर्ट सप्लाई में आएगा। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, गुड्स सर्विस है बोथ, कैसे, सेल करके, ट्रांसफ़र करके, मतलब एक बड़ी फर्म थी, मतलब एक होल्डिंग कंपनी थी, उसने सब्सिडरी को ट्रांसफ़र कर दिया, बार्टर एक्सचेंज करके, आप मुझे लैपटॉप दो मैं आपको अपना हॉर्स देती हूँ, एक्सचेंज करके, लाइसेंस के फॉर्म में, रेंटल के फॉर्म में, लीज की फॉर्म में, डिस्पोजल, डिस्कार्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया, किसी भी फॉर्म में गुड्स की सप्लाई हो रही है, या कोई और मोड में जो मैंने एग्री किया था कि मैं उस पर्सन के साथ एग्री करती हूँ कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस के तहत इस चीज़ का मेरा काम था, अगर मैं गुड्स की आउटवर्ड सप्लाई कर रही हूँ तो वो मेरी सप्लाई की कैटेगरी में आएगा, आउटवर्ड सप्लाई। फॉर एग्जांपल राविश कंप्यूटर लिमिटेड,
एक रजिस्टर्ड डीलर है, उसने डेस्कटॉप कंप्यूटर बेच दिया एबीसी लिमिटेड को। इसने एबीसी को बेचा, मैम क्या है, आउटवर्ड सप्लाई, किस प्राइस पे, 26,000 प्लस जीएसटी। ये सिंगल ट्रांजैक्शन है सप्लाई की, जिसके अंदर एक तरीके से रैविश कंप्यूटर लिमिटेड जो है इसने बेचा है तो उसके लिए आउटवर्ड होगी, एबीसी लिमिटेड ने खरीदा है तो उसके लिए इनवर्ड होगी। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये कंप्यूटर जो है, सप्लाई ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाई है एबीसी के लिए, आउटवर्ड सप्लाई है रैविश कंप्यूटर लिमिटेड के लिए। ठीक है जी, इनवर्ड का मतलब समझ में आ गया, आ रहा है, आउटवर्ड का मतलब जा रहा है। फिर आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी, एक बारी की वन टाइम सप्लाई, इट सिंपली रेफर्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड ऑन नॉन रिकरेंट बेसिस या फिर स्टैंड अलोन सप्लाई। एक ही बार आया स्टैंड अलोन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर महेश ने एक मशीनरी मेसेस एबीसी से खरीदी है तो ये वन टाइम सप्लाई में काउंट होगी। कंटिन्यूस क्या है, रेकरिंग बेसिस पे चलता ही जा रहा है। कंटिन्यूस सप्लाई में भी रिगार्ड गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, ठीक है, वो कंटिन्यूस ही हो रही है उसकी सप्लाई। अब देखो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हम कब कहेंगे किसी भी चीज़ को, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। मैं एग्री कर रही हूँ या फिर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कंटिन्यूसली रेकरेंट बेसिस के ऊपर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ वायर। चाहे मैं वायर के थ्रू कर रही हूँ, केबल के थ्रू कर रही हूँ, पाइपलाइन के थ्रू कर रही हूँ, किसी और कंड्यूट के थ्रू कर रही हूँ, जिसके अंदर एंड फॉर विच द सप्लायर इन्वॉइसेस द रिसिपिएंट, जो सप्लायर है रेगुलर बेसिस पे या फिर पीरियोडिकल बेसिस पे रिसिपिएंट को अपना जो इन्वॉइस है वो चार्ज करके देता है। सर्विस के अंदर मैंने आपको बता दिया टेलीफोनिक सर्विसेज जो होती है, और गुड्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी पाइपलाइंस होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है, आपकी गैस की होती है, सारी आपकी कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएंगी। कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस मीन सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड। अब ये आप समझ रहे हो ये वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ, प्रोवाइड कर रहे हैं और एग्री कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी प्रोवाइड करते रहेंगे कंटिन्यूसली ऑन अ रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। मैम यहाँ पे 3 मंथ्स वाली कंडीशन क्यों है, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर आप किसी भी सर्विस की सप्लाई कर रहे हो तो वो एटलीस्ट बेयर मिनिमम 3 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी हम उसको सर्विस की कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, अदरवाइज हम उसको गुड्स की कैटेगरी में ले जाएंगे विद अ पीरियोडिकल पेमेंट ऑब्लिगेशन, कि सामने वाले पर्सन की ऑब्लिगेशन है कि वो पीरियोडिकल पेमेंट करके चलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स रेकरेंट बेसिस पे सप्लाई हो रही है, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस रेकरेंट बेसिस पे सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। और दोनों केसेस के अंदर जो सप्लायर है रिसिपिएंट को इनवॉइस चार्ज करते हैं पीरियोडिकल बेसिस पे और रिसिपिएंट पीरियोडिकल बेसिस पे पेमेंट करके चलता है। एग्जाम्पल चलो, कनिका यूजेस एलपीजी स्टोव गैस लेकर आई, रजिस्टर कंज्यूमर से शिवानी से, तो वो जो एलपीजी डीलर है सिलेंडर्स की, एलपीजी सिलेंडर की डीलर है, तो इसके अंदर क्या है कि वो जो लेकर आ रही है वो वन टाइम सप्लाई है। शी एक्वायर्स 2 सिलेंडर एवरी मंथ, हर महीने 2 सिलेंडर्स को लग जाते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन टाइम सप्लाई, जहाँ पे जो सप्लाई हो रही है सिलेंडर की वो एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है। पहली ट्रांजेक्शन में 1 सिलेंडर आया, दूसरी ट्रांजेक्शन में दूसरा सिलेंडर आया, तीसरी ट्रांजेक्शन में तीसरा आया। ये मैं सोच रहा कि मैम रेगुलर बेसिस में हर महीने में 2 बार मंगवा तो रही है, ये हर जो ट्रांजैक्शन है वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है। ऑन द अदर हैंड मिस तान्या जो है उसने एलपीजी कनेक्शन जो है वो करवा लिया अपने किचन के अंदर आईजीएल लिमिटेड से। जो बिलिंग हो रही है वो उसको मंथली बेसिस के ऊपर हो रही है इन केस ऑफ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स। ये कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है। ठीक है जी, अब तीसरे फैक्टर पे आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। सप्लाई को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, सप्लाई होती है मैम मेरी टैक्सेबल सप्लाई, एक होती है मेरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल का मतलब क्या होता है, सप्लाई मैं कर रही हूँ गुड्स की सर्विस की जिसके ऊपर मेरा जीएसटी लगेगा। नॉन टैक्सेबल क्या है, सप्लाई मैं कर रही हूँ सप्लाई ऑफ गुड्स की सर्विस की जिसपे जीएसटी नहीं लगने वाला, विच इज नॉट लिवाइबल टू टैक्स, जिस पर टैक्स नहीं लगने वाला। कौन कौन सा आपको पता ही है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाए थे, मास्टर चार्ट बनवाया था, और 2 आपके एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। टैक्सेबल डन है, नॉन टैक्सेबल डन है। अब टैक्सेबल के अंदर ही फर्दर बाइफिकेशन है, कैसी, चार्जेबल सप्लाई की, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं जिस पे जीएसटी एक्चुअली मुझे पे करना है। इसके अंदर बेटा एग्जेम्प्ट, निल और जीरो रेटेड नहीं आती, एग्जेम्प्ट, निल और जीरो रेटेड नहीं आती, उसको अलग से पढ़ेंगे। चार्जेबल कौन सी, जिस पे जीएसटी लगेगा। जीरो रेटेड क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। जीरो रेटेड का मतलब क्या होता है, आपकी एक्सपोर्ट या फिर ऐसी सर्विसेज जो कि आप SEZ से हो रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हो रही है। देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस है, बहुत एक्सपोर्ट जो है
जीरो रेटेड है। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं SEZ यूनिट को या फिर SEZ डेवलपर यूनिट को। SEZ क्या होता है बेटा? एक तरीके से ना गवर्नमेंट ये कहती है कि हम ना कुछ इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, अगर आप उस जोन के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाओगे तो आपको काफ़ी सारे हम ग्रांट्स देंगे, बेनिफिट्स वगैरह देंगे, आपको GST में रिलैक्सेशन देंगे। तो गवर्नमेंट कुछ कुछ एरिया की बैकवर्डनेस को प्रमोट मतलब एक तरीके से इरेडिकेट करने के लिए, हटाने के लिए, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इंडिया की कुछ कुछ एरियाज के अंदर ना कुछ जोन्स बनाती है जिसे हम SEZ यूनिट्स कहते हैं, डेवलपर यूनिट्स कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कि आप वहाँ पे जाके अपनी फैक्ट्री लगाओ, आपको ये सारे बेनिफिट्स रिलैक्सेशन हम देंगे। ठीक है जी। तो आपकी जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है वो एक्सपोर्ट्स की होती है और SEZ यूनिट्स की होती है। ठीक है जी। एग्जाम्प्ट कौन सी है? जिस पे GST नहीं लगना। सीधी सी बात है, GST लग सकता है, पर गवर्नमेंट ने अभी अपनी एंट्री के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के, क्लैरिफिकेशन निकाल के ये बोल रखा है कि इस चीज़ के ऊपर हम GST नहीं लेंगे। एग्जाम्प्ट का तो आपने पूरा पूरा चैप्टर ही पढ़ रखा है। ठीक है। इट इज़ अ टैक्सेबल सप्लाई बट GST इज एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? हमारा सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को हमें प्रमोट करना है। चौथी आती है आपकी निल रेट। कह रहे हैं निल रेट का मतलब क्या है मैम? GST की अलग अलग परसेंटेज होती है, जैसे कि 5%, जैसे कि 12%, जैसे कि 18%। कह रहे हैं इन कुछ गुड्स के ऊपर जो हमने क्लासीफाई कर रखे हैं उस पर GST का अभी का रेट कितना है? 0%। GST है पर रेट कितना है? 0%। दैट इज निल रेटेड। इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्स लगता है पर जो एप्लीकेबल रेट है GST टैरिफ के हिसाब से अभी उसके ऊपर निल है। अब समझो यहाँ पे जो ये फर्स्ट है एग्जाम सप्लाई, जो ये सेकंड है निल रेटेड, और जो थर्ड है नॉन टैक्सेबल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड GST पर्पस के हिसाब से इन तीनों को मिला के हम एग्जाम सप्लाई ही कहते हैं। मतलब इन तीनों को अगर मुझे कंबाइनली एक नाम देना है तो मैं उसको एग्जाम सप्लाई का ही नाम दूंगी। तो बहुत ईजी है। टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल में जिस पे टैक्स लगेगा, एक उसके अंदर जीरो रेटेड आती है, एक एग्जाम्प्ट आती है, एक निल रेटेड आती है। एग्जाम्प्ट, निल रेटेड और नॉन टैक्सेबल को एक कंबाइंड नाम दे देती हूँ मैं एग्जाम्प्ट का। ठीक है जी। अब आ जाओ फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। आपको पता ही है इंटर स्टेट मैम, अगर मेरे बॉर्डर एक्सचेंज हो गए, मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स है, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर हो रहा है, या फिर एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी के अंदर मेरा सामान जा रहा है, सप्लाई हो रही है, तो उस केस के अंदर मैं उसको कहूंगी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है। शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अगर सेम चीज सर्विसेज के केस के अंदर हो रही है, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इन द प्लेस सप्लाई आर इन, जो सप्लायर की लोकेशन है और जहाँ पे सप्लाई हो रही है वो दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है, या एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी के अंदर जा रहा है और सप्लाई हम कर रहे हैं सर्विस की, तो वो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स ऑफ सर्विस कहा जाएगा। ठीक है जी। इंटरस्टेट हो गया। सिमिलरली इंट्रास्टेट, जो लोकेशन है सप्लायर की और जहाँ पे सप्लाई हो रही है वो सेम स्टेट है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी है, तो उसको मैं इंट्रास्टेट सप्लाई कहूंगी, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस की हो। प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई। इसको मैं इंट्रास्टेट नहीं कहूंगी। एक्सेप्शन क्या है? अगर मैं सप्लाई कर रही हूँ गुड्स की टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। मतलब जो हमने यहाँ पे पढ़ा था SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर यूनिट, अगर ये सप्लाई कर रहे हैं या इनको सप्लाई हो रही है तो वो इंट्रास्टेट सप्लाई में काउंट नहीं होगा। गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंटिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। गुड्स जो इंडिया की टेरिटरी में आए पर जब तक वो कस्टम क्लियर नहीं हो जाएंगे, कस्टम क्लियरेंस उसको नहीं मिल जाएगी, तब तक मैं उसको इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं कहूँगी। सीधी सी बात है कि इन चीज़ों को हम कभी भी इंट्रास्टेट सप्लाई कहेंगे ही नहीं। मैम SEZ से जो ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो उसकी इनवर्ड में है चाहे वो आउटवर्ड में है, मतलब इसको मिल रही है या ये आगे सप्लाई कर रहा है, और जो भी गुड्स इंडिया के टेरिटरी में इंपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्टेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जब तक कि वो कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस ना कर दे तो उसको भी मैं कभी भी इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं कहती। ठीक है। थर्ड जो बेटा हमारा आता है वो आता है सप्लाई इन द टेरिटोरियल वाटर्स। अब टेरिटोरियल वाटर्स क्या होता है पहले वो समझो। देखो ये मान लो इंडिया की लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री जो है उससे बाहर जो है वो इंडियन ओशन है, समुद्र है। अब लैंड बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर होता है, जहाँ पे इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वहाँ पे जितने भी उसके अंदर रिसोर्सेज वगैरह इंडिया उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वो इंडिया का लैंड बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर कहलाया जाता है, जिसको लीगली इंडिया का पार्ट माना जाता है। अब लॉ क्या कहता है वो समझो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब GST एक्ट में कुछ भी लिखा हो, अगर ये दो कंडीशन है तो यहाँ पे बेटा स्पेशल रूल अप्लाई होता है। अगर ऐसा वाला केस है तो वहाँ पे स्पेशल रूल अप्लाई होता है।
दो कंडीशन कौन कौन सी दे रखी है, देखो सबसे पहली चीज, जब अगर जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कि जो सप्लायर है वो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर बैठा हुआ है, या फिर जो सप्लाई हो रही है वो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है LOS या फिर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है POS, इसको हम क्या मान लेंगे कि क्या होगी मैम, वो इंडिया के जिस स्टेट से, कोस्टल स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी के सबसे ज्यादा पास में होगा वो उसकी नियरेस्ट स्टेट मान ली जाएगी, बेस लाइन से सबसे पास में। मतलब इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, ये बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी सप्लाई समुद्र के अंदर हो रही है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स समुद्र के अंदर हो रही है, तो सीधी सी बात है समुद्र में अलग से GST रजिस्ट्रेशन तो हम लेंगे नहीं। अगर आप कोई भी सप्लाई जो कर रहे हो या फिर सप्लाई जहां से हो रही है वो समुद्र है, ओशन है, तो वहां पे अलग से GST में रजिस्ट्रेशन हम नहीं लेंगे। तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी स्टेट से हम रिलेट करें, उस स्टेट से रिलेट करेंगे, उस स्टेट से जोड़ दिया जाएगा जो कि कोस्टल स्टेट सबसे नजदीक होगी। मान लो मैम यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से सबसे नजदीक जो है ये गुजरात है, सबसे नजदीक जो है वो महाराष्ट्र पड़ रहा है, तो मैम जो स्टेट रिलेट होगी फॉर द कंसेप्ट ऑफ GST वो महाराष्ट्र की स्टेट रिलेट होगी। ये चीज समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं मैम, अगर आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हो रहा है, तो जो स्टेट कनेक्ट होगी फॉर द पर्पस ऑफ GST किस स्टेट के हिसाब से लगाया जाएगा मैम, वो चार्ज किया जाएगा उस स्टेट के लिए जो कि बेस लाइन से सबसे ज्यादा नजदीक होगी, जो कि उस एरिया से सबसे ज्यादा नजदीक होगी। अगर ये यहाँ पे होता तो GST के लिए जो स्टेट होती वो गुजरात होती, अगर ये यहाँ पे है तो जो स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है। ये लाइन क्लियर है।